अर्चना केशंकर की लिखी हुई ये कहानी मेरी बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। चलिए आपको लिए चलती हूँ 90 के दशक में। क्या हुआ कमला, ऐसे गुमसुम सी क्यों हो? कोई बात हो तो कहो ना। अब क्या कहूँ रमा, आज तक परिवार ने कभी न देखा न सुना। मुग्धा की शादी की बात चलाई थी ना, वो लोग मुग्धा को देखना आना चाहते हैं। हमने मंदिर में दिखाने की बात कही, लेकिन उन लोगों ने घर में आने की जिद पकड़ी है। अभी तो 2 साल पहले घर बनवाया, ना तो घर में उतना सामान है और ना कोई साज सज्जा। अगले रविवार को आने को कह रहे हैं। शादी बहुत अच्छी है, इसलिए नहीं चाहते कि हाथ से जाए। कमला ने थोड़ा फुसफुसाहट के साथ रमा से कहा। 90 का दौर था जब शादियां सिर्फ लड़की की फ़ोटो देखकर तय कर लेते थे। ये सब उस समय के लिए अनोखा ही था, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के लिए। कमला, तू भी ना मुझे तो डरा ही दिया। हो जाएगा ये भी, हम सब मिलकर कर लेंगे। छत पर सूखते आम के अचार की बरनी पर मलमल का कपड़ा लपेटते हुए रमा बोली। अच्छा सुनो, तुम लड़के वालों को हाँ कर दो, हम सब मिलकर संभाल लेंगे। ये अचार का काम कर लेती हूँ तो चलती हूँ तुम्हारे घर। छत पर सूखते अचार और पापड़ के पास अपने घर की कामवाली को बिठा दोनों कमला के घर पहुँचे और वहाँ सीधे बैठक खाने में पहुँचे। रमा ने बारीकी से चारों तरफ नज़र दौड़ाई। कमला, कल बाजार चलते हैं, पर्दे का कपड़ा ले आते हैं। पर्दा तो एक दिन में सिल जाएगा। मेरे पास मेज़पोश चादरें हैं, वो नया वाला जो अभी पिछले साल ही अपने हाथों से कढ़ाई कर रखा है, वो टेबल और दीवान पर डाल देंगे। एक दो फूलदान ले लेंगे, उस दिन मिल गए तो ताज़े फूल भी डाल देंगे। लेकिन रमा, सोफे का हालत देख, मेरी शादी का है, यही तो सबसे बड़ी परेशानी है। अब मुझे क्या पता था शादी इतनी जल्दी मिल जाएगी और लड़के वाले घर आने की जिद कर बैठेंगे। कमला ने निराश होकर कहा। कितने साल पुराना सोफ़ा था, कितने सालों से मेहमानों की तशरीफ़ और बच्चों के उछल कूद को झेलते झेलते सोफ़े का बुरा हाल था। फिर भी कमला को बहुत प्यारा। बाबूजी ने शादी के वक्त कलकत्ता से कारीगर बुलाकर घर के शीशम की लकड़ी से वो सोफ़ा बनवाया था। अरे, सोफ़े का इलाज है मेरे पास। मिश्रा जी के यहाँ अभी नया सोफ़ा आया है, बिल्कुल मॉडर्न वाला। उसे मांग के एक दिन के लिए यहाँ रख देंगे। मैंने तो मिश्राइन को बुलाने के लिए भेजा है पिंटू को। अरे देखो, आ गई सविता। क्या हुआ रमा, ऐसे क्यों बुलाया, क्या हो गया? रमा ने सारी बात मिश्राइन को बताई। मिश्राइन ने भी बड़े जोश से आगे बढ़कर अपने सोफे को देने की बात कही। अरे क्यों नहीं, मुग्धा क्या कमला की ही बेटी है? और मैंने तो कल ही स्टील का पूरा डिनर सेट लिया है। उसके पहले इस्तेमाल का इससे अच्छा मौका और क्या होगा? कमला, कुछ और भी चाहिए तो कह देना। कमला की आंखें पनीली हो गई, दोनों के गले लग गई। ये था 90 के दशक का पड़ोस। दूसरे दिन से तैयारियां शुरू। तीनों सहेलियां बाजार गईं, ढेर सारे सजावटी सामानों और पर्दे के कपड़े के साथ वापस आईं। मुग्धा के लिए एक सुंदर सी साड़ी भी खरीद कर आई। माँ और चाचियों के पसंद के गुलाबी शिफॉन की साड़ी, जिस पर लाल रेशम के धागे से छोटे छोटे गुलाब काढ़े थे और बॉर्डर पर जरी का पतला सा बॉर्डर। सिर्फ साड़ी देखकर ही मुग्धा शर्मा गई और गाल लाल हो गए उसके, और शर्म से रसोई की ओर चल दी। बस क्या था, दूसरे दिन से अपने अपने पतियों को ऑफिस भेज कमला के आंगन में सभी का जुटान हुआ। सिलाई मशीन के खटखट की आवाज़ से घर गूंज उठा। सभी दरवाजे और खिड़कियों के पर्दे के नाप नाप के काटे गए, फिर सिलते गए और टांग टांग कर देखे गए। सब कुछ बिल्कुल सही। मेहमान खाने में फूलदान, तस्वीरें, सजावटी सामान रख उसे सुंदर बनाने का सबका तरीका आजमाया गया। सविता का तरीका सबको भाया, और भाई भी क्यों नहीं, कई साल दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहकर लौटी थी। सविता की समझ पर सबको यकीन जो था। सभी के घर में जो नई किस्म के अचार, मुरब्बे, पापड़ थे, सब लाकर कमला की रसोई में रख दिए गए। एक दिन पहले सविता के घर का सोफ़ा टांग कर लाया गया। मोहल्ले में जैसे कोई रैली निकली हो, ऐसा दृश्य। सोफ़ा कमरे में लगा दिया गया और सोफ़े ने भी अपनी जगह ऐसे पकड़ी जैसे वो उसी घर का हिस्सा हो। मेहमानों को कहीं से पता न लगे कि मेज़बान ने यह सोफ़ा किसी दूसरे से लिया है। ऐसा लग रहा था कि सोफ़ा अपने तरफ से ये प्रयास कर रहा था। पूरे घर को करीने से सजा कर तीनों सहेलियां आराम से बैठी आंगन में। मुग्धा ने सभी को अदरक वाली चाय पिलाई। मुग्धा को देखकर तीनों की आंखों में एक साथ आंसू आए, जैसे तीनों ने ही उसे जना हो। अच्छा,
इस भागम भाग में सबसे ज़्यादा ऐश थी वो छोटे बच्चों की। तीनों घर एक पड़े हुए थे, कहीं खाओ कहीं सो जाओ। ऐसे भागम भाग में लोग बच्चों की पढ़ाई भी भूल जाते हैं। ये था 90 के दशक में बच्चों का बचपन, खुला और स्वतंत्र, न अपने का मोह न पराये की भनक। आखिर वो रविवार आ गया जिसको लेकर कमला डरी हुई थी। सुबह 7 बजे तक पूरा घर नहा धोकर तैयार। पूरा घर होटल की जैसे चमक रहा था। बैठक, खाना, डाइनिंग टेबल सब कुछ नए कलेवर में, ऐसे इठला रहा था मानो नई दुल्हन। कुछ देर बाद सविता और रमा भी आ गए। आते ही रसोई का काम संभाल लिया। नाश्ते का सामान बाहर का होगा, दोपहर का खाना सब मिलकर बनाएंगे, यही निर्णय हुआ। राजेश्वर जी, मुग्धा के पिता, उनकी ड्यूटी थी नाश्ते का सब कुछ बाहर से लाना, मिठाइयाँ, समोसे, कचौड़ियाँ और जाने क्या क्या, और साथ में कोल्ड ड्रिंक। ये उस समय का सबसे बड़ा सत्कार माना जाता था। खाने में पूड़ी, 2 तरह की सब्जी, एक सूखी और एक तरी वाली, सूखे मेवे केसर वाली खीर, काजू किशमिश से लदा हुआ पुलाव और सलाद, रायता और सबसे ज़रूरी मटर पनीर। ये भी उस समय खाने का सिरमौर था। जिसके घर मटर पनीर मिला मतलब वो लोग खाने पीने में शौकीन लोग। सारी तैयारियां लगभग पूरी हो गई। मुग्धा भी कुछ न कुछ मदद कर रही थी, लेकिन संकोच से दबी जा रही थी कि लोग क्या कहेंगे। अपनी शादी की तैयारियां खुद कर रही है। ऐसी थी 90 के दशक की लड़कियां, संकोच, लाल शर्म से लिपटी, छुई मुई सी, एक कदम लेने के पहले अपने परिवार और माता पिता के बारे में सोचने वाली। खैर, आगे बढ़ते हैं। दोपहर हो गई। आखिर ही काम था। ताज़े बने तोरण को घर के दरवाजे पर टांग दिया गया। फ्रिज ठंडे पानी और बर्फ़ से भरा था। फिर भी पड़ोसियों के फ्रिज भी पानी और बर्फ़ से फुल। कूलर में पानी के साथ इत्र की छोटी बोतल पूरी की पूरी उड़ेल दी गई, ताकि मेहमानों को भीनी भीनी खुशबू मिलती रहे। घर के बच्चे तो दौड़ते हुए पाँवदान इधर उधर कर रहे थे। गृहस्वामिनी बार बार घूर घूर कर उन्हें देख रही थी और उसे सीधा भी कर रही थी। कुछ देर बाद लड़के वाले पधारे। लड़के के पिता, माँ, बहनें और बुआ, और हाँ, सबसे आश्चर्यजनक दृश्य कि लड़का भी था क्योंकि उस समय ये सोचना पाप माना जाता था। राजेश्वर जी ने सबको आदर समेत अंदर बुलाया। कमला जी का उनके आगमन का समाचार सुन हालत खराब हो गई और उनके कदम बैठक खाने की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे। रमा ने हिम्मत दी, सामने जाकर सभी का अभिवादन किया। उधर सविता को जिम्मेदारी मिली थी मुग्धा को तैयार करने की। रमा और कमला मुग्धा के कमरे में गए। मुग्धा को देखा तो देखते ही रह गए। गजब का जादू था सविता के हाथों में। एक तो ईश्वर ने प्यारी सी सूरत और सुंदर गढ़न दिया था मुग्धा को। ऊपर से सविता ने अपने हाथ का ऐसा जादू चलाया कि मुग्धा किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। ऐसी जैसे स्वर्ग से उतरी कोई गंधर्व कन्या या अप्सरा हो। तीनों ने एक साथ उसे गले लगा लिया। कुछ ही देर में मेहमानों के सामने मेज पर नाश्ते का मेला सा लग गया। मिठाई, फिर समोसे, कचौड़ियाँ और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक की बोतल। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलने और देने का जिम्मा आशुतोष, रमा के बेटे का था। ओपनर से बोतल खोलते समय जो रुआब उसके चेहरे पर था, उतना तो लड़की देखने आए उस लड़के के चेहरे पर भी नहीं था। कुछ देर में मुग्धा को ले आया गया। सकुचाई सी मुग्धा भय से कांप रही थी। होने वाली सास के पास उसे बिठा दिया गया। सभी को मुग्धा एक नज़र में पसंद आई। लड़के की तरफ से सारे सवाल माँ ने पूछे। पढ़ाई लिखाई क्या है, खाना बनाना आता है या नहीं, शौक क्या क्या है, ऐसे दर्जनों सवाल। आलोक को मुग्धा पसंद आई, लगातार उसे निहार रहा था, लेकिन बड़ों की नज़र बचाकर। मुग्धा की पलकें नीचे थी, लेकिन आलोक की नज़रों को अपने ऊपर महसूस कर रही थी, और उसकी वजह से उसके गाल गुलाबी हुए जा रहे थे। इतने गुलाबी कि अब तो लग रहा था कि उसकी साड़ी और वो दोनों एक रंग के हो गए। कुछ देर में ही लड़के वालों की बातों से सभी निश्चिंत हो गए कि बात बन रही है। सभी को खाने की टेबल की तरफ ले जाया गया। डाइनिंग टेबल पर एक जैसे थाली, गिलास, डोंगे, पानी का जग, चम्मच चमक रहे थे। मेज़बान के सुघड़ घर गृहस्थी की इससे अच्छी झलक क्या हो सकती थी। 90 के दशक में एक जैसे बर्तन मुश्किल मिलते थे। तब सभी के अपने पहचान और डिज़ाइन वाले गिलास और कटोरियाँ होती थी। डिनर सेट क्या बला है, बहुत घरों में तो ये पता भी नहीं होता था। खूब मज़े से सबने खाना खाया। कितने तरह तरह के अचार, चटनी परोसे गए। मेहमान हैरान थे कि ऐसी मेहमान नवाजी। खाना खाने के बाद सभी साथ बैठ गए। कुछ देर उन्होंने दुनिया की बातें हुई। शाम हुई तो होने वाली सास ने मुग्धा के गले में सोने का हार डाल दिया
और तब थोड़ी देर के लिए इजाज़त मिली तो आलोक को मुग्धा से मिलने की, वो भी भाई बहनों की उपस्थिति में। मुग्धा कमरे में बैठी थी, दिल ज़ोरों से धड़क रहा था, हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। आलोक कमरे में आया और सामने रखी कुर्सी पर बैठा। सामने बैठी मुग्धा को देखता ही रह गया। उस गुलाबी आभा को दिल में बसा लेना चाहता था वो। जी आप खुश तो हैं ना इस शादी से? बस इतना छोटा सा जवाब, और गालों से कानों तक लाल डोर से खिंच गई। हाथों की उंगलियां पसीने से भीग गई और माथे पर पसीने की बूंद। ऐसा लग रहा था जैसे ताजे गुलाब पर ओस की बूंद मोती की तरह चमक रही थी। उसकी घबराहट और उसकी सुंदरता को देख आलोक मुस्कुरा उठा और एक आह निकली उसके दिल में। थोड़ी बहुत बात कर मुग्धा से इतना वादा लिया कि फ़ोन पर बातें होंगी, क्योंकि उस समय तो लड़कियों के लिए ये भी एक नई परंपरा थी। लैंडलाइन फ़ोन होते थे, घर वालों की जानकारी में होने वाले पति से बात करनी पड़ती थी। खैर सब कुछ सकुशल से निपटा। मेहमान अपने घर को गए। बिखरे घर को बिखरा छोड़ सब ने बैठकर राहत की सांस ली। आज रात का खाना सब ने एक साथ खाया। सभी को विदा करते हुए राजेश्वर और कमला जी भावुक हो उठे, हाथ जोड़ खड़े हो गए तो सब ने उनका हाथ थाम लिया। मुग्धा को आशीर्वाद देकर आने वाली शादी की तैयारी की उमंग आंखों में समेट सभी ने विदा ली। अगले दिन सब कुछ वापस करने का कार्यक्रम सोफे जी को टांग कर वापस उनके पुराने और असली मालिक यानी मिश्रा जी के घर पहुंचा दिया गया। डिनर सेट के सारे बर्तन गिन गिन कर डब्बे में बंद करके मिश्रा जी के घर पहुंच गए। रमा के हाथ से काढ़े चादरें और मेजपोश भी धुलकर उनके घर पहुंचा दिए गए। अब सब एक जगह जुटकर शादी की तैयारियों की चर्चा में थे और साथ साथ सभी के अचार मिर्ची पापड़ भी बन रहे थे। तो ये था 90 के दशक का मोहल्ला और उनमें बसे लोग। तब पड़ोसी पड़ोसी नहीं, घर वालों से बढ़कर होते थे। तब ये माना जाता था आपने रिश्तेदार और घर वाले तो बाद में आएंगे, कुछ पल की दूरी पर पड़ोसी ही सबसे पहले आएंगे। तब छतों पर घर के आंगन में सिर्फ अचार पापड़ नहीं, रिश्ते भी बनते और संरक्षित भी होते थे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये अर्चना जी की कहानी? मुझे ये पढ़ते हुए बहुत 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 अच्छी लगी। आशा करती हूँ कि आपने भी 90 के दशक को इस कहानी के साथ साथ जिया होगा। ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये कहानी।